एजुसीकर में आप सभी का स्वागत है। CUET PG के PYQs हम सॉल्व कर रहे हैं, IR के हम सॉल्व कर रहे हैं, बाकी यूनिट्स के हमने कर रखे हैं। 2024 के किए, आज हम 2023 के करेंगे जिसमें से 12 क्वेश्चंस आए थे। इससे पहले हम सॉल्व करें, आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ। CUET PG पॉलिटिकल साइंस का हमारा कोर्स कंप्लीटली चल रहा है, इसको आप एनरोल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। इन केस आप ज़्यादा डिस्काउंटेड पैक की उम्मीद रखते हो हमसे, तो आप महा बचत पैक में एनरोल कर सकते हो, जिसमें आपको CUET PG की ई बुक्स भी मिल जाएंगी, टेस्ट सीरीज़ भी मिल जाएंगी, 2 टेस्ट सीरीज़ मिलेंगी इसमें रैदर, और इसमें आपको मिल जाएगा वीडियो कोर्स पे, तो डिस्काउंटेड में मिल जाएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है। पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपसे ये पूछ रखा है, पहला एशियान समिट इनमें से किस कंट्री में होता है? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाली इंडोनेशिया में होता है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपके सिलेबस में एशियान पार्ट दे रखा है, एशियान आपको पढ़ना ही है, और एशियान जब आपको पढ़ना ही है तो ये तो पता होना चाहिए ना कि एशियान फाउंड किया गया था, और जब ये फाउंड किया गया था एस्टैब्लिश किस सुमित में किया जाता है, तो बाली इंडोनेशिया वाला वो सुमित होता है। ये फेब के मंथ में होता है, 1976 में होता है, जहाँ पर एशियान को इस्टेब्लिश किया जाता है। इसमें 5 एशियान मेंबर कंट्रीज या कह लो फाउंडिंग मेंबर्स जो होते हैं एशियान के बनते हैं। कौन होता है वो? सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपीन और थाईलैंड, ये 5 मिलाकर एशियान को फाउंड करते हैं। और ये सुमित इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि ये पहला भी है, इसे एशियान फाउंड भी किया जाता है, और इसी में ही एशियान का जो सेक्रेटेरिएट है, जो उसका हेडक्वार्टर है, वो भी इंडोनेशिया में ही बनाया जाता है। इंडोनेशिया में कहाँ? जकार्ता में। फर्स्ट सुमित बाली इंडोनेशिया में हो रहा है, हेडक्वार्टर बनाया जा रहा है जकार्ता इंडोनेशिया में। हो सकता है अगली बार आपको हेडक्वार्टर का क्वेश्चन ही पूछ लिया जाए। अगले क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रखा है, यूरोपियन यूनियन में कब कब किस किस कंट्री ने ज्वाइन किया है, उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। यूरोपियन यूनियन भी आपके सिलेबस का पार्ट है, उसकी भी डिटेलिंग आपने पढ़नी है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर है। अब कौन सी कंट्री कब कब ज्वाइन करती है आपको पता होना चाहिए। पहले तो इसके आपको पता होना चाहिए कि फाउंडिंग मेंबर्स ही कौन है, उससे ही काफ़ी कवर हो जाती है। फिर आपको ये पता होना चाहिए लास्ट कौन सी कंट्री थी जिसने ज्वाइन किया, तो ये चीज़ें हो जाती है। और बीच वाली कंट्री को आपको रीड करना पड़ेगा बैठ के। ग्रीस ज्वाइन करते हैं 1981 में, स्पेन 1986 में, बुल्गारिया 2007 में, और क्रोएशिया करते हैं 2013 में। और क्रोएशिया ही अब तक यूरोपियन यूनियन की लास्ट एक ऐसी कंट्री है जिसने यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन किया था। बाकी आपको ब्रेक्जिट के बारे में पता होना चाहिए, जब ब्रिटेन एग्जिट कर जाते हैं यूरोपियन यूनियन से, वो भी चीज़ें आपने पढ़नी है। और साथ में ये याद रखना है कि उनके एग्जिट करने के बाद 27 कंट्रीज ही रह गई हैं यूरोपियन यूनियन की। अगले क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रखा है, कब कब कौन सी ये जो बॉडी है कब कब बनी, इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। अब ये भी क्वेश्चन आपके लिए जो है पता होना चाहिए, क्योंकि ये सभी बॉडीज़ आपने पढ़नी है अपने IR के सिलेबस में, और ये कब फाउंड होती है ये तो आपको पता होना चाहिए, इसलिए ये क्वेश्चन जायज़ है, सही है। इसका जो ऑर्डर बनता है वो ऑप्शन 3 में बन रखा है। एक एक करके हम सबको देखते हैं। यूनाइटेड नेशन कब फॉर्म होती है? 1945 में। नॉन अलाइनमेंट कब आती है? 1961 में। एशियान कब आती है? 1967 में आती है। सार्क 1985 में आती है। यूरोपियन यूनियन फाइनली कब इस्टेब्लिश होती है, जिसमें सिंगल मार्केट, कॉमन करेंसी जैसी चीज़ें भी हो जाती है, वो 1993 में होती है, क्योंकि इससे पहले तो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी थी, उससे पहले यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी थी। तो यूरोपियन यूनियन की एवोल्यूशन और उसकी हिस्ट्री भी देखनी और समझनी डिटेल में ज़रूरी है, उससे भी क्वेश्चन बन जाएंगे कभी ना कभी। तो इस तरह से इसका ऑर्डर चल रहा था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आपसे पूछ रखा है, कौन से ऐसे रियलिस्ट थ्योरी है जो डिसेंट्रलाइज्ड अनार्की की बात करते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन में पाई जाती है। इसका राइट आंसर है केनेथ वाल्ट्ज करते हैं। वैसे हालांकि अनार्की की बात सभी रियलिस्ट थ्योरिस्ट करेंगे ही करेंगे, लेकिन जिसने डिसेंट्रलाइज्ड अनार्की की बात पे जोर दिया है वो केनेथ वाल्ट्ज आते हैं। केनेथ वाल्ट्ज कहते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन में डिसेंट्रलाइज्ड अनार्की पाई जाती है। ये एक न्यूरियलिज्म का कंसेप्ट देते हैं केनेथ वाल्ट्ज। अब ये जो डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ अनार्की पाई जाती है, सबसे पहले तो ये जब स्ट्रक्चर वर्ड ही आता है ना, डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ अनार्की, केनेथ वाल्ट्ज स्ट्रक्चरल रियलिज्म के थिंकर कहलाए जाते हैं। वहाँ से ही एक हिंट मिल जाता है कि हाँ, मैंने ये केनेथ वाल्ट्ज आंसर में लगाना है, क्योंकि स्ट्रक्चर वर्ड यूज़ किया जा रहा है कहीं ना कहीं। हालांकि अनार्की सभी लोग बात करते हैं, रियलिस्ट के जितने थिंकर हैं। तो डिसेंट्रलाइज्ड अनार्की का बेसिकली मतलब क्या है
कि आईआर में जैसे स्टेट पाई जाती है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट है, इनमें पावर डिवाइड सी हो रखी है, डिसेंट्रलाइज्ड अनार्की एग्जिस्ट करती है क्योंकि सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी कोई एग्जिस्ट नहीं करती है। तो कहते इसी के चलते हुए, इनकी एक बुक का नाम भी याद रखना है आपने, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, केनेथ वॉल्स की है। कहते इसी के चलते हुए, इसी डिसेंट्रलाइज्ड अनार्की के चलते हुए सबको अपने इंटरेस्ट को अपने आप फॉलो करना पड़ेगा, अपने सर्वाइवल के लिए खुद ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपको बचाने वाली कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट या सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो केनेथ वॉल्स ये बातें समझाते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको इंस्टीट्यूशनल लिबरलिज्म का स्टेटमेंट्स दे रखी है और आपने बताना है इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और उसके अकॉर्डिंगली आपने ऑप्शन लगाने हैं। अगर इंस्टीट्यूशनल लिबरलिज्म मान लीजिए आपने नहीं भी पढ़ा है, फिर भी आपको ये चीज़ समझ होनी चाहिए कि अगर इंस्टीट्यूशनल लिबरलिज्म, नाम में ही इंस्टीट्यूशनल आ रहा है, तो ये कुछ ऐसा कंसेप्ट होगा जो इंस्टीट्यूशंस की बातें करता होगा। तो मुझे यहाँ से पता चल गया कि ये इंस्टीट्यूशन की बातें तो करता ही होगा। अब ये इंस्टीट्यूशन की बातें करता है तो इंस्टीट्यूशन को प्रोत्साहन करता होगा, बढ़ावा देता होगा, इंस्टीट्यूशन लेकर आना चाहता होगा, एंटी इंस्टीट्यूशन तो होगा ही नहीं। तो मुझे देखना है कि इस स्टेटमेंट्स में जहाँ जहाँ इंस्टीट्यूशन के फेवर में बात की जा रही है वो स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी, और जहाँ जहाँ इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट बात की जा रही है वो स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होती। ये वो ऑप्शन बचती है आपके पास जब आपने तुक्का लगाना होता है। तो फिर आप कॉमन सेंस यूज़ करते हो, आप क्वेश्चन में से आंसर ढूंढते हो बिना ये बात जाने कि आपको इसकी नॉलेज है या नहीं। तो मैंने इसमें से ये ढूंढ लिया कि अब मुझे इंस्टीट्यूशन के फेवर में देखनी है कौन कौन सी बातें की जा रही है। ऑप्शन नंबर ए पढ़ते हैं, स्टेटमेंट ए। स्टेटमेंट ए में क्या रखा है कि इंस्टीट्यूशनल लिबरल्स ये क्लेम करते हैं कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो प्रमोशन क्या प्रमोट करते हैं, कोऑपरेशन प्रमोट करते हैं बिटवीन द स्टेट। तो ये उसके फेवर की बात होगी, ए तो भाई सही ऑप्शन होगी। बी, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का जो एक्सटेंट है वो तभी समझा जा सकता है इसके डेप्थ और स्कोप में, यानी जितने ज़्यादा इंस्टीट्यूशन होंगे क्वांटिटी में और जितना बढ़िया क्वालिटी में काम करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। ये भी उसके फेवर में बात की गई है इंस्टीट्यूशन के। बी इज़, मैं कहूँगा सही फिर स्टेटमेंट है। सी, ए हाई लेवल ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइजेशन रिड्यूसेस द डीस्टेबलाइजिंग इफेक्ट्स ऑफ मल्टीपोलर अनार्की। तो इंस्टीट्यूशन जितने ज़्यादा होते जाएंगे, मल्टीपोलर अनार्की, जो अनार्की पाई जाती है, उसके इफ़ेक्ट्स डीस्टेबलाइज हो जाएंगे, वो इफ़ेक्ट करेंगे ही नहीं, वार कन्फ्लिक्ट जैसी सिचुएशन नहीं लेकर आएंगे। सी स्टेटमेंट भी उसके फेवर में चलेगी, तो सी भी राइट हो गया। रोल ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को और भी ज़्यादा मजबूत करते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं, फेवर में बात होगी। डी भी हो गया। ए बी सी डी ये सभी ठीक हो गए, 4 ही तो मैंने चुनने हैं। ई देखने की वैसे ज़रूरत भी नहीं है, ऑप्शन 1 ठीक हो जाता है, बट ई देख लेते हैं। ई में कहाँ है, इंस्टीट्यूशन जो है वो जो ट्रस्ट लैक पाया जाता है, स्टेट के बीच में लैक ऑफ ट्रस्ट पाया जाता है, उसको कहते फुलफिल नहीं कर सकते, उसका कुछ सल्यूशन नहीं दे सकते। तो ये तो उसके फेवर में बात नहीं ना हुई, ये तो उसके अगेंस्ट हुई। तो इसका मतलब ई को एलिमिनेट ही कर देते हैं। बचती वैसे ऑप्शन ए बी सी डी सही है, ऑप्शन नंबर 1 इसलिए करेक्ट हो जाता है। तुक्का लगाया है, कॉमन सेंस से निकाला है, इंस्टीट्यूशन लिबरलिज्म बिना पढ़े निकाला जा सकता है। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है। ये जो बातें अभी मैंने साथ आपके साथ डिस्कस की वही मैंने एक्सप्लेनेशन में भी लिखी है। आप आराम से इन एक्सप्लेनेशन को रीड भी कर सकते हो इन केस अगर आप रीड करना चाहते हो। बाकी आपको समझ आ गया होगा कि कौन कौन सी बातें कही गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहते NSSP की फुल फॉर्म क्या है जो इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के रिलेशन में एक पैक्ट के काम करती है। तो इसका राइट आंसर है नेक्स्ट स्टेप्स इन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, NSSP उसे कहते हैं। अब ये क्या है, ये जनवरी 2004 में अनाउंस किया जाता है और ये एक सिग्निफिकेंट, एक आप कह सकते हो स्टेप है इंडिया और USA के रिलेशन में, खास करके किस एरिया में, स्ट्रेटेजिक एरिया में। स्ट्रेटेजिक एरिया में क्या क्या इंक्लूड है, न्यूक्लियर आ गया, स्पेस आ गया, मिसाइल डिफेंस आ गया, हाई टेक ट्रेड आ गया और मिलिट्री अफेयर्स भी आ गए। तो इसलिए ये इंडिया US के लिए एक इम्पोर्टेंट स्टेप था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जजेस को कौन इलेक्ट करता है। इसका राइट आंसर है जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर मिलकर करते हैं। कैसे करते हैं वो भी चलो देख लेते हैं। इन दोनों का रोल होता है, ये दोनों साइमल्टेनियसली वोट लेते हैं, चाहे वो सेपरेटली वोट देते हैं, लेकिन दोनों को वोट देना जरूरी है।
एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जब दोनों बॉडी से मिलती है, दोनों ही बॉडी से एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए, तब जाकर जज इलेक्ट होता है। 9 साल के लिए जज इलेक्ट होता होगा, आपको पता है। ये सिलेक्शन प्रोसेस इसलिए ऐसा भी बना रखा है ताकि एक बैलेंस बना रहे सिलेक्शन प्रोसेस में, और किसी तरह का बायस किसी बॉडी के द्वारा जजेस को इलेक्ट करते वक्त ना दिखाई दिया गया। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे रखी हो आपको, इन दोनों को आपने मैच करना है। एक में आपको दे रखे हैं कुछ के बुक्स के नाम, किसी की स्पीच का नाम, और लिस्ट 2 में जो है उनके फर्दर एक्सप्लेनेशन दे रखी है। अब इसको सॉल्व करने का मेथड क्या हो सकता है? विल्सन 14 पॉइंट स्पीच जो देते हैं उसमें वो लीग ऑफ नेशन जैसी बातें भी करते हैं। अगर मैं लिस्ट 2 में 3rd पॉइंट पढ़ूँ, ए जनरल एसोसिएशन ऑफ नेशंस मस्ट बी फॉर्म्ड, ये ए 3rd के साथ मैच कर गया। फ्रांसिस फुकुयामा जो देते हैं एंड ऑफ हिस्ट्री में, वो लिबरलिज्म की ट्रायम्फ की बात करते हैं कि 2 आइडियोलॉजीज में कन्फ्लिक्ट था कोल्ड वार में, लिबरलिज्म या जैसे कैपिटलिज्म कह लो या फिर कम्युनिज्म, तो जीतता कौन है? कैपिटलिज्म, लिबरलिज्म जीतता है। तो एंड ऑफ हिस्ट्री में ये कहते हैं। तो ए का 3rd और बी का 1 ये एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है मुझे, वो है ऑप्शन नंबर 3rd। तो सॉल्व करने का तरीका ये है कि कम से कम आपको 2 मिनिमम इसमें से पता होते, फिर ही जाकर सॉल्व होता। तो चलिए एक एक करके सबको देख लेते हैं। विल्सन 14 पॉइंट स्पीच में वो लीग ऑफ नेशन की बात करते हैं। फ्रांसिस फुकुयामा एंड ऑफ हिस्ट्री में लिबरलिज्म जीत जाता है, अवर द अदर आइडियोलॉजीज उसकी बात करते हैं। डेविड हेल्ड अपने कॉस्मोपॉलिटन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी में रीजनल पार्लियामेंट को क्रिएट करने की बात करते हैं। जी जॉन एकनबेरी जो है वो क्राइसिस ऑफ द लिबरल ऑर्डर में बात करते हैं कि सोवरेनिटी के नॉर्म्स जो हैं उनका जो है इरोजन होता जा रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ लोकेटेड है, ये हमने देखना है। इसका राइट आंसर है द हैग में लोकेटेड है, एक जगह है नीदरलैंड में, वहाँ लोकेटेड है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यूएन का एक प्रिंसिपल ऑर्गन है। 6 मेन ऑर्गन होते हैं, उनमें से एक है, और यूएन आपके सिलेबस का पार्ट है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। ये जून 1940 में इस्टेब्लिश किया जाता है बाय द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन। याद रखना, यूनाइटेड नेशन के जितने ऑर्गन हैं 6 के 6, वो सभी के सभी 1945 में ही इस्टेब्लिश किए जाते हैं। काम शुरू हालांकि अलग अलग टाइम पे कर सकते हैं, इनका काम अप्रैल 1946 में होता है। तो हेग नीदरलैंड एक प्लेस है नीदरलैंड में, तो वहाँ पर ये कोर्ट इस्टेब्लिश की गई है। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यूनाइटेड नेशन के जितने ऑर्गन न्यूयॉर्क में लोकेटेड है, सिर्फ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो द हेग नीदरलैंड में सिचुएटेड है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है साउथ एशियन यूनिवर्सिटी जो सार्क के मेंबर ने इस्टेब्लिश की है, कहाँ की है? इसका राइट आंसर है न्यू दिल्ली में की है। बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम भी देते हैं इसका, जो आईआर की फील्ड में जाना चाहते हैं, तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए। कब करते हैं? 2010 में करते हैं। सार्क के जो 8 मेंबर्स हैं वो भी आपको पता होना चाहिए कौन कौन से, उनकी लिस्ट भी मैंने दे दी, आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रखा है इनमें से कौन सा इवेंट जो है वो कोल्ड वॉर के साथ एसोसिएटेड नहीं किया जा सकता? इसका राइट आंसर है नेशनलाइजेशन ऑफ स्वेज कैनाल। ये नहीं किया जा सकता। अब ये क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि नेशनलाइज ऑफ जो स्वेज कैनाल होती है वो इजिप्ट का एक डोमेस्टिक इवेंट कहा जा सकता है। हालांकि उससे कुछ इंटरनेशनल टेंशन इंक्रीज भी हुई, स्वेज क्राइसिस भी आया 1956 के टाइम पर, बट ये डायरेक्टली कोल्ड वॉर के साथ रिलेटेड इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि यूएसए और यूएसएसआर इसमें इन्वॉल्व नहीं थे। और जो इवेंट है वो कैसे फिर रिलेटेड है वो भी देखना पड़ेगा। क्रिएशन ऑफ बिजोनिया जो है 1946 में अमेरिकन और ब्रिटिश जो है जर्मनी को जब ऑक्यूपाई करते हैं, बिजोनिया वो फॉर्म करते हैं। कुछ पार्ट जर्मनी के मर्ज करके जो वेस्ट जर्मनी बनता है, आगे चलकर वेस्टर्न ब्लॉक बनता है कोल्ड वार का, और इसलिए बिजोनिया जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। ट्रूमैन डॉक्ट्रिन ऑफ कंटेनमेंट तो डायरेक्टली कोल्ड वार के साथ ही लिंक है, क्योंकि 1947 में प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमैन ने एक यूएस में बात डिक्लेयर की थी जिसको आज हम ट्रूमैन डॉक्ट्रिन से जानते हैं कि जो यूएसए है वो उन कंट्रीज को या उन लोगों को सपोर्ट करेगा जो कम्युनिस्ट एक्सपेंशन से थ्रेटन किए जा रहे हैं। यानी यूएसएसआर जहाँ जहाँ पर प्रेशराइज कर रहा है, लोगों को सप्रेस कर रहा है कि कम्युनिज्म को ज्वाइन करो, वहाँ वहाँ पर यूएसए जो है उनकी मदद के लिए आएगा। तो ये तो डायरेक्टली कॉन्फ्रंटेशन हो गई ना यूएसएसआर के साथ। मार्शल प्लान 1948 में अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया जाता है, जिसमें बिलियंस ऑफ डॉलर इशू किए जाते हैं वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ की हेल्प करने के लिए, ताकि वर्ल्ड वार 2 के बाद जो भी नुकसान हुआ है उसकी उनको रीबिल्डिंग में मदद मिल सके।
तो इस तरह से रीबिल्डिंग तो जहाँ हो ही रही है, वहाँ पर वो चाहते थे कि वेस्टर्न यूरोपियन की जो कंट्रीज़ है वो कहीं कम्युनिज्म को ज्वाइन ना कर ले, यूएसएसआर के साथ ना मिल ले, वो हमारे साथ ही रहे। इसलिए उनको इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के थ्रू ज्वाइन करवाया जा रहा है, अपने साथ रखा जा रहा है, इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर पलते हैं। आपसे ये दे रखा है कि असर्शन और रीज़न के दे रखे हैं स्टेटमेंट। असर्शन में कह रखा है कि 5 प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस, उसको हम पंचशील के नाम से जानते हैं और इंडिया फॉरेन पॉलिसी का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। रीज़न में दे रखा है कि प्रोवाइडिंग इक्वल स्पेस इज़ वन ऑफ द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पंचशील, कि इक्वल स्पेस देना पंचशील का ही एक पार्ट है। ये गलत है, रीज़न गलत दे रखा है, असर्शन ठीक दे रखा है। तो बेसिकली पंचशील का जो एग्रीमेंट 1954 में होता है उसके 5 प्रिंसिपल है। पंचशील का मतलब 5 प्रिंसिपल: म्यूचुअल रिस्पेक्ट करनी एक दूसरे की टेरिटरी की और सॉवरेनिटी की, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, हमला नहीं करना है एक दूसरे पर, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस नहीं करनी एक दूसरे के इंटरनल मैटर्स पर, इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट की बात करता है, पीसफुल को एग्जिस्टेंस की बात करता है। डिस्पाइट इसके कि ये इक्वालिटी की बात करता है, ये इक्वल स्पेस जैसा वर्ड या शब्द यूज ही नहीं करता है। इसलिए ए जो है वो सही है, आर जो है वो गलत हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आईआर के क्वेश्चंस जो है उससे कुछ ना कुछ आप सीख रहे होंगे। आईआर एक आपके सिलेबस में ऐसा पार्ट है जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसको ज़्यादा वेटेज दी जाती है। एक इसको दी जाती है, एक आईजीपी को दी जाती है, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, जिसको हम इंडियन पॉलिटी कहते हैं। तो इन दोनों को तो आपने बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। और इन केस आपको दिक्कत आ रही है सीयूईटी पीजी पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने में, समझने में, प्रेपरेशन में, तो कोर्स एनरोल कीजिए। मैं बैठ रखा हूँ आपको गाइड करने के लिए बहुत सारी चीज़ों में, तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम अगली वीडियो में मिलते हैं। आज की वीडियो में आपसे इजाज़त लेता हूँ। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।